Today we are going to start the new topic. What are economic activities and components of economic activities? In previous video we have already discussed about the different definition of economics by different economists. सबसे पहले हमने वहां पे पढ़ा था वेल्थ कॉन्सेप्ट, जो कि एडम स्मिथ ने प्रोवाइड किया था हमें. उसके बाद उसको क्रिटिसाइज कर दिया किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने. ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने क्रिटिसाइज किया और उन्होंने एक नई डेफिनेशन लाया. कौन सी उनकी डेफिनेशन थी? मटेरियल वेलफेयर कॉन्सेप्ट. ठीक है, उसके बाद आई डेफिनेशन स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट की, जो किसने दी थी? लाइनल रॉबिन्स ने. उसके बाद आई ग्रोथ डेफिनेशन, वो किसने दी थी? पॉल सैमुएल्सन ने. ये इसमें जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है जो इकोनॉमिक्स की, वो है पॉल सैमुएल्सन की. ठीक है, जो ग्रोथ डेफिनेशन पर उन्होंने लिखी थी. ठीक है, 1948 में. तो स्टूडेंट्स, अब उसके बाद जो अगर टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको पढ़ते हैं. क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जहां से हम कुछ वेल्थ क्रिएट करते हैं, मनी अर्न करते हैं. ऐसी जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं जहां से हम मनी अर्न कर रहे हैं, वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा. ठीक है, लेकिन वो लॉफुल होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए. ठीक है, लीगली हम बात कर रहे हैं. ये नहीं कि आप इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए चोरी करना, रॉबरी करना, ये सारी चीजें नहीं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं आएंगी. ठीक है, ये क्राइम है एक तरह का. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज जिससे हम कुछ वेल्थ क्रिएट करते हैं, मनी अर्न करते हैं, ताकि जिससे हम अपने जो भी खर्चे हैं, ठीक है, जो भी हमारी वांट्स हैं, जो भी कुछ हम चाहते हैं, मतलब जो भी कुछ खरीदना चाहते हैं, जो भी हमारे सर्वाइव के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है, उन सब चीजों पे जो भी हम खर्चा करते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं, उसके लिए जो भी हम अर्निंग करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें वो किसमें आ जाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं. ये तो एक जनरल भाषा में हमने बोल दिया इसको, सिंपल लैंग्वेज में, कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि हमने जो भी पैसे अर्न करने के लिए जो भी काम किया वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको किस तरह से डिफाइन किया गया, चलिए उसको देखते हैं. क्या लिखा है? इट इज एन ह्यूमन एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न मनी. दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इट इज एन ह्यूमन एक्टिविटी. ठीक है, इट इज एन ह्यूमन एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न मनी. मतलब ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है, मतलब ये इंसानों के द्वारा की गई एक्टिविटी है जिससे कि मनी को अर्न किया जा सकता है. ठीक है, पैसे कमाए जा सकते हैं. कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं? जो भी आप जानते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर बात करें, जो हमें पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे टॉपिक में है, तो वहां पे जैसे अगर हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चीजों को खरीद बेच रहे हैं, ठीक है, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये बात सही है कि अर्न मनी के लिए जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. लेकिन जो अपनी हम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी जो भी हम काम करते हैं ना, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही आता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम पैसे कमा के रख लें और उनको कहीं खर्च ही ना करें. ठीक है, आप उसको कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही एक हिस्सा कहलाएगा. आगे क्या लिखा है? दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि कंसर्न होती है कहां से? अनलिमिटेड वांट्स से, क्योंकि वांट्स तो हमेशा अनलिमिटेड ही होती हैं, हमेशा पढ़ते आए. ठीक है, और रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं. तो इस लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, इनके थ्रू जो अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है, वो सारी एक्टिविटीज किसमें आती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगी. ठीक है, सच एक्टिविटीज आर एक्सचेंजेबल विद मनी. दीज एक्टिविटीज मूव इन सर्कुलर फ्लो, वांट, एफर्ट्स, वेल्थ एंड सेटिस्फैक्शन. जैसे कि अब आपको कोई भी चीज, जैसे आपकी वांट है, कुछ आप चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करते हो? आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, कहीं पे कुछ काम करना पड़ेगा, वहां से आप
पैसे को अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपने सोचा कि मेरी एक गाड़ी होनी चाहिए या मेरा एक घर होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके वांट्स है, आपने कुछ भी डिसाइड किया, लेकिन अब उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क जैसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लॉफुल होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो वो वर्क क्या होगा, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, उससे आप क्या क्रिएट कर लोगे, वेल्थ को क्रिएट कर लोगे, और फिर आप उससे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी कुछ आप प्रोडक्ट या सर्विसेज जो चाहते हो, उस वेल्थ के थ्रू उसको परचेज कर सकते हो, उसको फिर आप कंज्यूम करोगे। ये सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं। आगे लिखा है एनी एक्शन दैट इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेकर या सर्विसेज के प्रोडक्शन से लेकर जितनी भी एक्टिविटीज आप करते हो वो किसमें आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है, आपने जो भी कुछ बनाया उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो वो भी आपकी सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही आएगी। या कंज्यूमिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, या आपने जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया या सर्विसेज को कंज्यूम कर लिया, ये इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो क्या कहलाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। फिर से इसको रिपीट करते हैं, एनी एक्शन दैट इन्वॉल्व, मतलब ऐसा कोई भी एक्शन हो जिसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो या कंजप्शन से रिलेटेड हो। ये तीनों टाइप की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो किसमें आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए एक मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है, उस गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना जिसकी डिमांड हो मार्केट में, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगी। ठीक है, और एक कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसको वो और गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट से मिले जिससे कि उसकी सेटिस्फेक्शन फुल्ली क्या हो सकता है, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, उसकी वांट जो है वो फुली सेटिस्फाई हो जाए। तो ये क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगा। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है लेकिन वो उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में, तो उससे क्या होगा, उससे वो कोई भी अर्निंग जनरेट नहीं कर पाएगा और फाइनली उसका बिजनेस जो भी है वो बंद होने की चांसेस वहां पे हो जाएंगे। और जो कंज्यूमर होता है वो क्या चाहता है कि उसे वो और गुड्स एंड सर्विसेज मिले जो वो चाहता है। ठीक है, जिसपे वो खर्चा करे, ठीक है, स्पेंड करे अपने मनी को जो भी उसने कमाया है। ठीक है, तो वो कंजप्शन के लिए करता है ये सारी चीजें। जब कंजप्शन होगा तभी दोबारा से गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा। अगर कंजप्शन नहीं किया जाएगा तो गुड्स एंड सर्विसेज दोबारा से नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है उसी का ही प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है, ताकि सप्लाई को भी हम उस हिसाब से कर सके डिमांड के अकॉर्डिंग, तभी तो सेलिंग ज्यादा होगी और वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, कि पैसे को कमाने के लिए और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं, जिसमें आपको हमने बताया प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, ये तीन इसकी मेन एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहला आता है वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है, मतलब वेल्थ को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वेल्थ से जितनी वेल्थ प्रोडक्शन या वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो वो किसमें आ जाएगी, वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है, उस गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना जिसकी डिमांड है मार्केट में, ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, उसकी तो यही जरूरत है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। एक कंज्यूमर क्या चाहता है, इस तरह का गुड्स एंड सर्विसेज उसको मिले एट अ रीजनेबल प्राइस जिससे कि उसकी वांट फुलफिल हो सके। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स भी इंक्लूड होता है। मनी इनकम, ठीक है, मनी इनकम मतलब कि अगर इनकम जनरेट होगी, क्योंकि ये एक्सचेंज करने के लिए काम आती है। ठीक है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज को आप मार्केट में परचेज करते हो तो मनी के थ्रू परचेज करते हो, मतलब कहीं ना कहीं ये इनकम को जनरेट करने के लिए होता है मनी इनकम। तभी तो आप कोई भी चीज खरीद सकते हो या कोई भी चीज अगर आप बेचते हो तो पैसे के लिए ही करते हो। ठीक है, तो मनी इनकम यहाँ पे आएगा। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, मतलब सोसाइटी का जो सोशल वेलफेयर होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये पढ़ाया गया है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है, मतलब मैन्युफैक्चरर अपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है वो उससे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है, अपनी वांट को सेटिस्फाई कर लेता है। और जो कंज्यूमर होता है उसे जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए वही मैन्युफैक्चरर उसको बना के देता है जो इसको नीड है। ठीक है, मतलब अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं वो तो हमारे क्या है, लिमिटेड है।
वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, तो उस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज बनने चाहिए जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ताकि लोग उसको यूज कर सकें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जब उसको यूज करेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी, और उससे जो प्रोड्यूसर है उसका जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी वो बढ़ेगी, और वही वो चाहता है। ठीक है, तो उसकी वांट्स वहां पे सेटिस्फाई हो जाएगी, और जब उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर की वांट्स जो है ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रही है, तभी तो वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये बताया गया है कि रिसोर्सेज जो होते हैं उनको ऐसी जगह पे यूज करना चाहिए, ठीक है, इन ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करना चाहिए जो कि डिमांडेड है मार्केट में। ठीक है, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज मत बनाइए जो कि मार्केट में ज्यादा डिमांड ही नहीं है, ठीक है, जिनके अल्टरनेटिव यूज ही नहीं है। तो हमें अपने रिसोर्सेज को ऐसी जगह पर यूज करना चाहिए जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है हमारे सोसाइटी के लिए अच्छे हों। ठीक है, जो वो डिमांड करते हैं, जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, जिससे कि वो इन सब चीजों को कंज्यूम कर सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इस तरह के रिसोर्सेज को ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जो कि डिमांडेड ही नहीं है, लोग उसको परचेज ही नहीं कर पा रहे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उनके कोई अल्टरनेटिव यूज ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, आगे ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जितना ही जरूरत है उतना ही रिसोर्सेज का यूज किया जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को वेस्ट ना किया जाए। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास कुछ रुपए हैं, 100 रुपए हैं या 200 रुपए हैं, तो हमें ऐसी जगह पर उसको यूज करना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, चाहे वो प्रोड्यूसर के लिए हो चाहे वो कंज्यूमर के लिए हो। प्रोड्यूसर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो ऐसी जगह पे अपने रिसोर्सेज का यूज करे जो कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो जो कि मार्केट में डिमांडेड हो, जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, जिसको सोसाइटी परचेज कर सके। ठीक है, अपनी वांट्स को उससे सेटिस्फाई कर सके। और कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? कंज्यूमर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ कि वो इन रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को वहां पे यूज करे जहां से जिस गुड से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, जो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने आपको यहाँ पे बता दी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। अब चलते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है, उसके फीचर्स डिस्कस कर लिए। अब हम इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसमें कंपोनेंट आता है कंजप्शन। कंजप्शन मतलब इट इज अ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंजप्शन मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे कि जो कंज्यूमर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कैसे करेगा। ठीक है, उसके पास जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है और उसके पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो उन रिसोर्सेस को वो किस तरह से एलोकेट करे, मतलब ठीक है, किस तरह से एलोकेट करे कि जिससे उसकी जो वांट्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, मतलब वो सेटिस्फेक्शन जो है उसका मैक्सिमाइज हो जाए। तो इसमें हम इसी की स्टडी पढ़ेंगे, इसी को कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा है, इट इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, दोज एक्टिविटीज विच डील विद द बेस्ट यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यहां पे इस लाइन में क्या मतलब निकल के आ रहा है? दोज एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज डील विद द बेस्ट यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि यहां पे क्या है, जो वांट्स है, वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड। और रिसोर्सेस वो क्या है? लिमिटेड। ठीक है, अब जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, इन रिसोर्सेस को वो किस तरह से एलोकेट करे, मतलब किस तरह से इन रिसोर्सेस को वो यूज करे जिससे कि जो उसकी वांट्स हैं जो कि अनलिमिटेड है वो काफी हद तक, मतलब इनको मैक्सिमाइज तरीके से सेटिस्फाई करना चाहता है। ठीक है, तो वो इसको किस तरह से करेगा सेटिस्फाई, इसी को कहते हैं हम कंजप्शन या कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है वो तो लिमिटेड है लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है, तो वो किस तरह से रिसोर्सेस को एलोकेट कर दे कि जो उसकी वांट्स हैं वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि उसके पास 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज से वो अपनी जो उसके पास अनलिमिटेड डिजायर, जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो इनको फुलफिल नहीं कर सकता।
तो वो क्या करेगा कि वो ये देखेगा कि कौन कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज उसको परचेज करने चाहिए इस अवेलेबल रिसोर्सेज से कि उससे उसकी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए, काफी हद तक उसको सेटिस्फाई वो कर ले। ठीक है, ये डिपेंड करेगा उसकी चॉइस मेकिंग पर कि वो किस तरह की चॉइस मेकिंग वहां पे करेगा। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी। ठीक है, आगे लिखा है इट इंप्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये क्या करता है कंजप्शन, ये सोसाइटी में वेलफेयर करता है। ठीक है, वेलफेयर कैसे, क्योंकि वहां पर ये देखा जाएगा कि हमें जो रिसोर्सेस हैं, अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, अगर वो उनको इस तरह से यूज कर ले रहा है, इस तरह से एलोकेट कर ले रहा है जिससे कि उसकी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का वेलफेयर माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है हमारा यहाँ पर प्रोडक्शन। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोड्यूसर के बारे में कि प्रोड्यूसर क्या सोचता है। हर कोई प्रोड्यूसर के दिमाग में बस एक ही बात चलती है कि वो किस तरह से अपने रेवेन्यू को बढ़ा सके जिससे कि उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ सके। ठीक है, और अपनी कॉस्ट को कम कर सके, कॉस्ट को कम करे और रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर दे जिससे कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो पढ़ते हैं इसको, इसमें क्या लिखा है, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। बाय प्रोडक्शन वी मीन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कि मतलब इस तरह का प्रोडक्शन करना है कि जिसकी यूटिलिटी मार्केट में ज्यादा है, मतलब जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मतलब उसके बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं। इस तरह की जो प्रोडक्शन होती है उसको हम क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्शन करना है किस बिहाफ पे, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी के बिहाफ पे। बाय गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स हैव लिमिटेड मीन्स। प्रोड्यूसर के पास भी लिमिटेड मीन्स है। ठीक है, एंड इट्स अल्टरनेटिव यूजेस, और उसके पास अल्टरनेटिव यूजेस है। उसको ये देखना है कि मेरे पास जो रिसोर्सेस हैं इसको मैं किस तरह से यूज करूं, किस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज करूं जहां पर कॉस्ट कम हो और रेवेन्यू ज्यादा आए और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मैं कमा सकूं। ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि वो किस तरह का गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। ठीक है, जिससे उसको, जिस पर उसकी कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा आए। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रोड्यूसर्स बिहेवियर स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। ठीक है, जैसे कि उसके दिमाग में आ सकता है कि वो बिस्किट का बिजनेस करे या चॉकलेट का बिजनेस करे। ठीक है, मतलब चॉकलेट का प्रोडक्शन करे, उस पर ज्यादा मतलब प्रॉफिट आ रहा है, कॉस्ट भी कम है, या बिस्किट का बिजनेस करे जहां पे उसको कॉस्ट कम आ रही है, प्रॉफिट जा रहा है। मतलब ये अल्टरनेटिव उसके पास यूजेस हैं, उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो भी उसके पास मान लीजिए कैपिटल है जो वो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो उसका अवेलेबल रिसोर्सेज हो गया, तो कहाँ पे लगाए, किस बिजनेस में लगाए, किस टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे जहां से उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट के साथ। आगे है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम नेशनल इनकम को किस तरह से डिवाइड करेंगे, मतलब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मतलब फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में हमें क्या करना है, नेशनल इनकम को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने लेबर को वेजेस दे देना है और जो लैंड वगैरह हमने लिया है उस पर रेंट प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, जो भी इसका ओनर होगा, जहां पे हमने लैंड ली है, जमीन ली है, जिसपे हम बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम रेंट दे देंगे और अपने लेबर को वेजेस दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे कैपिटल पर। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर जो रहेगा उसको प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम जो भी नेशनल इनकम है उसको इस तरह से यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, नेक्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज में हम पढ़ेंगे दोज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ अनदर गुड्स एंड और मनी। ठीक है, मतलब एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद या बेच रहे हैं। ठीक है, खरीदना या बेचना किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को। अब चाहे तो आप गुड्स की बदले गुड्स को खरीद लीजिए, जैसे बार्टर सिस्टम में होता था, वहां पे क्या होता था कि वन कमोडिटी को परचेज करने के लिए दूसरी कमोडिटी आपको देनी पड़ती थी बार्टर सिस्टम में, लेकिन वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी वहां पर, डबल कॉन्सिडेंस वाले। ठीक है, वहां पे ऐसा होना चाहिए कि जो चीज आप बेचना चाहते हो सामने वाला वही खरीदना भी चाहे, तो ऐसा तो बहुत ही मुश्किल होता था। ठीक है, तो वहां पे फिलहाल अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं एक्सचेंज ऐसी एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड है किससे, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
चाहे वहां गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदिए या वहां पे यूज करिए मनी का, ठीक है, या मनी के यूज से आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। तो ये आपके 4 टाइप्स के यहाँ पे हमने कंपोनेंट डिस्कस कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस। चलिए अब पब्लिक फाइनेंस को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं पब्लिक फाइनेंस। क्या होता है ये पब्लिक फाइनेंस? देखिए यहाँ पे लिखा है पब्लिक और यहाँ लिखा है फाइनेंस, मतलब ये फाइनेंस किसका है? पब्लिक का है, ठीक है। पब्लिक मतलब पीपल्स, लोग, लेकिन यहाँ पे हम पब्लिक को जो पीपल्स है उसको रिप्रेजेंटेटिव पीपल इंडिकेट करेंगे और वो हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पब्लिक से मतलब हमारा गवर्नमेंट है, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ? मतलब गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करती है, ठीक है, थ्रू द टैक्सेस, ठीक है, टैक्स हम पे करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो गवर्नमेंट जो भी टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो कहीं ना कहीं उसको खर्च करती है, कहीं ना कहीं उसका एक्सपेंडिचर भी होता है, ठीक है। तो हमें यही पब्लिक फाइनेंस में पढ़ना है कि गवर्नमेंट किस तरह से रेवेन्यू को कलेक्ट करती है, किस किस सोर्सेज से कलेक्ट करती है, और फिर किस सोर्स से उसको ज्यादा मतलब लगता है कि यहां से हमें ज्यादा रेवेन्यू मिल सकता है, और कहां पे इसका एक्सपेंडिचर करने से इकोनॉमी का ज्यादा वेलफेयर होगा। ये सारी चीजें पब्लिक फाइनेंस के अंदर आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको पढ़ते हैं। इट रिलेट्स टू दोज एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट विच हैव टू बी परफॉर्म फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। देखिए पब्लिक फाइनेंस में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड है जो गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, लेकिन किसके लिए करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए करती है, जिससे कि इकोनॉमी की जो भी एक्टिविटीज है वो कैसी परफॉर्म हो सके? स्मूथ हो सके, स्मूथ फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके, ठीक है। मतलब कि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, ठीक है, लोगों का भला हो, ठीक है, देश का डेवलपमेंट हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, डिफेंस जैसी चीजों में डेवलपमेंट हो, ठीक है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट इस पर क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है, इस पर खर्चा करती है ताकि हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके। आगे लिखा इट रेफर्स टू बजट। देखिए यहाँ पे सिंपल एक वर्ड है बजट, ये पूरा का पूरा पब्लिक फाइनेंस को लगभग कवर कर लेता है। बजट में हमारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दोनों ही ये कवर कर लेता है अपने आप में बजट, ठीक है। तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब हुआ गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करती है और उसको जो वो एक्सपेंड करती है, ठीक है, पब्लिक के लिए, ठीक है। अब वो किस किस सोर्सेज से वो रेवेन्यू को कलेक्ट करती है, चाहे वो टैक्सेस से करे, चाहे वो किसी अदर सोर्स से करे, और उनका वो कहाँ कहाँ पे खर्चा करती है, मतलब कहाँ कहाँ उनका एक्सपेंडिचर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, और पब्लिक वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सपेंडिचर करती है। इससे क्या होता है? जो इकोनॉमी है उसका वेलफेयर होता है, ठीक है। इकोनॉमी में जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनका जो फंक्शनिंग होता है वो एकदम स्मूथ हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। तो इट रेफर टू बजट सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है स्टूडेंट्स। वही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट क्या करती है, पर्टिकुलर जो भी उसके पास प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए वो बजट बनाती है। वो वहां पे देखती है कि किस बजट में मतलब कहाँ पे उसको खर्च करना है, कहां पर खर्च करने से पब्लिक का ज्यादा वेलफेयर हो सकता है, ठीक है, और कहां पर अभी करंट में कहां पे ज्यादा खर्च करना चाहिए जिससे कि हमारा जो नेशन है उसका भला हो, ठीक है, देश का डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, कंट्रीमैन लोगों का डेवलपमेंट हो। ये सारी चीजें गवर्नमेंट क्या करती है, इस चीज को ध्यान रखती है और फिर उस पर वहां पर एक्सपेंडिचर करती है। मतलब जो भी उसके पास एज अ रेवेन्यू आता है, जो पैसा उसके पास कलेक्ट होता है वो वहां पर उसको स्पेंड कर देती है। आगे लिखा है पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज and with the adjustment of one to the other principles of of the public finance as a general principles। यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, विच में बी लेड डाउन विद द रिगार्ड टू द मैटर। यहाँ पे लिखा पब्लिक फाइनेंस क्या कंसर्न है, इससे इनकम और एक्सपेंडिचर से। इनकम जैसे उसका रेवेन्यू, और एक्सपेंडिचर जहाँ पे भी वो सोसाइटी के वेलफेयर में जो भी खर्च करती है, ठीक है, वहां वो सारी चीजें इसमें आती हैं। ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, मतलब पब्लिक अथॉरिटीज मतलब वही गवर्नमेंट के हाथों में, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो,
ठीक है, वहाँ पे वो लोग अपने अपने टास्क को डिवाइड कर लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को जहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करना है जिस भी सोर्सेज से वो वहाँ पे देखते हैं, और जहाँ पर उनको खर्च करना है वो अपने एक्सपेंडिचर को देख लेते हैं कि उनको कौन से प्रोजेक्ट में कहाँ पर पैसे को खर्च करना है। एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन टू अदर प्रिंसिपल्स, यहाँ पे प्रिंसिपल्स जो क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल्स ये शो करता है कि किस जगह से रेवेन्यू को कलेक्ट करना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, मतलब किस सोर्सेज से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाए और कहाँ पर इसको स्पेंड किया जाए, ये सारी चीजें इसके प्रिंसिपल्स में मेंशन कर दी जाती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल्स में जब गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है या पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं, तो वो क्या गवर्नमेंट अपने बॉन्ड इशू कर देती है, ठीक है, या उसको जब लगता है कि मनी की जो सप्लाई है इकोनॉमी में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो ऐसे में वो क्या करती है कि बहुत सारे नियम बना देती है, रूल्स बना देती है, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई कर दिया जाता है, और जब लगता है कि मनी सप्लाई बहुत कम है तो लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाता है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे कंडीशंस और रूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट आरबीआई को कहती है कि मतलब ये इस तरह से आप ये सब चीजों पर काम करिए ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। आगे लिखा हुआ है विच में बी लेड डाउन विद रिगार्ड टू दिस मैटर्स, वही सारी चीजों पर वो भी जो भी उनके पास जो भी टास्क वगैरह होते हैं उस पर वो इसको खर्च करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब सबसे पहले समझते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम जो भी सेविंग्स करते हैं, जो भी पैसे हम बचाते हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन रिटर्न जो हमें मिलता है तो वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर हम घर पे पैसे को रख दें तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट से जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट होना जरूरी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इकोनॉमिक्स टर्म में इसको कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट उसी फंड को मानती है जहां पर कहीं ना कहीं वो पैसा ऐसी जगह पे लगाया जाए जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, जिससे इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ठीक है, डेवलपमेंट में जो सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, ठीक है, नेशन का डेवलपमेंट हो, उसी को क्या कहती है, इकोनॉमिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मानती है। चलिए इसको पढ़ते हैं। सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटीज जो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है किसी भी इकोनॉमी में, उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। जो भी पैसे हम कमाते हैं, अर्न करते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो हम स्पेंड कर देते हैं और दूसरा पार्ट होता है जिसको हम सेव करते हैं, ठीक है, जिसको हम सेव करते हैं। जो सेव करते हैं उसी को हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन अगर हमने मान लीजिए कि वो हमने बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, या किसी कंपनी में शेयर्स परचेज करके इन्वेस्ट कर दिए, या किसी अदर फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिए, अगर वो पैसा जब हमारा वो कहीं ना कहीं मान लीजिए किसी कंपनी में जाएगा, जैसे हमने किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो पैसा जब किसी भी ऐसी जगह पे जाएगा जहां से कोई मशीनरी वगैरह या कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट होगा, उस मशीनरी से क्या होगा कि प्रोडक्शन किया जाएगा या प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीमेंट मिलेगा वहां पे। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है, क्योंकि देश में जीडीपी बढ़नी चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट से जीडीपी या नेशनल इनकम, इस तरह की चीजें बढ़नी चाहिए, इसमें इंक्रीमेंट आना चाहिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीमेंट आना चाहिए। जो भी पैसा आप लगा रहे हो कहीं ना कहीं उसमें कैपिटल गुड्स परचेज किए जाए जिसके थ्रू प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, वो सारी चीजें आपकी कैपिटल फॉर्मेशन में आती हैं। आगे लिखा है दीज एक्टिविटीज हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो एक्टिविटीज होती हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रमोशन में हेल्प करती हैं किसी भी इकोनॉमी में। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन इकोनॉमी, ठीक है, ये क्या करती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाती है किसी भी इकोनॉमी में। देखिए जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो तीनों सेक्टर में किया जा सकता है कि इंडिविजुअल मतलब हाउस होल्ड सेक्टर में भी किया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर में किया जा सकता है और पब्लिक सेक्टर में भी किया जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट भी क्या करती है कैपिटल फॉर्मेशन पे, जैसे मान लीजिए डैम बनवाना, ठीक है, रोड बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, स्कूल्स बनवाना, ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च कर रही है, कैपिटल फॉर्मेशन पे खर्च कर रही है। अगर वो डैम वगैरह या ब्रिज वगैरह बनवाते हैं तो वहां पे क्या होगा कि हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो हमारी स्मूथ हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में
जो व्यापार है उससे बढ़ेगा, उसमें भी क्या होगा कि इजी हो जाएगा, फास्ट सर्विसेज हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा क्या करेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। और जैसे कि इंडिविजुअल जो रेसिडेंट जो हाउस होल्ड है वो लोग क्या करते हैं, जैसे नया घर बनवा लेते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या कहता है, एक तरह का कैपिटल फॉर्मेशन में ही आएगा, या वो कहीं पे लैंड परचेज कर लेते हैं या कहीं कोई बिजनेस डाल देते हैं, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका कैपिटल फॉर्मेशन का ही एक पार्ट होगा। अब रह गई बात प्राइवेट सेक्टर की, जो कंपनी वगैरह होती है वो तो डायरेक्टली क्या करती है, जो भी पैसा उनके पास रहता है वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन में लगाते हैं, तो वो सारा का सारा पैसा वो कहाँ जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन में ही जाता है, तीनों ही सेक्टर से। तो मेनली बात क्या निकल के आ रही है कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन जो है, इन्वेस्टमेंट जो होता है थोड़ा सा अकाउंटिंग वर्ड है, अकाउंटेंसी में हमें ज्यादा पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन जो है इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपली मतलब यही होता है कि कैपिटल का फॉर्म करना, ठीक है, कि कैपिटल को बनाना, ठीक है, कैपिटल को बनाना मतलब कि नेशनल इनकम बढ़ना, जीडीपी का बढ़ना, ठीक है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करना, ना कि पैसे से पैसे वो बनाना, ठीक है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे से पैसा बन रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उससे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें इंक्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे अगर आप कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनको परचेज कर रहे हैं, फैक्ट्री में लगा रहे हैं, तो ये तो बहुत एकदम डायरेक्टली आपका कैपिटल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल कहलाएगा। इट इंप्रूव्स नेशनल इनकम, इट कंसिस्ट क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है, और जीडीपी, जिससे आप कहीं पे भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके कैपिटल फॉर्मेशन में आती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पब्लिक फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन ये दोनों ही टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर वीडियो आपको सही लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स टू एवरीवन, जय हिंद।